बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना हर वक्त माँ गप कने के माशरा तहा सोसाइटी तहा चे बह गई चे बहगा रह गई आइनी सरपदी हम दई होती चारों काना ये प्रोग्राम तहा गेश्तर माँ हमें कोशिश वती कने के वती चारों काना सरपदी दात बेकने के कानून बाबता चे के हर इंसान के सोसाइटी तहा निश्ता आ कदी ये गोश्त नका कि मना कानून बारो जानकारी नहीं बायदे के ये जानकारी विविध चे कि क्राइम अगर कसे का ऑफेंस अगर कसे का गुड़ा इसी पुछता सजा चाहिए इसी पुछता यलदेक चे तो भी शी ट्रायल चे पैमा चली थी आ मर्दम के चे रेमेडी अस्ता इधरो मारा सरपदी में कानून दनते और मुल्क के था कि एक मुल्क की एक रियासत अगर देमा रहोते गुड़ा आई वास्ता मारा सरपदी अस्ते मैं मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन दनते भले अन्नी मर्ची के रोचा मा गप त्राण जो कनगा रहो गई। अब बाज एक सेंसिटिव टॉपिक की आई सर मामी गप करें कि जजेस जुडिशरी के अहम सतून है मुल्क के तहा चे के मुल्क के तहा माँ बिगिंदी के सय मजनी सतून अस्ता सिना चे पिसरा पार्लियामेंट क्या कानून साजी करती दूमी एडमिनिस्ट्रेटिव की कानून इम्प्लीमेंटेशन कराना सही में इससे जुडिशरी आ के सजा और जजाए फैसला या करते भले हन्नी में गप करी कि का जुडिशरी तहा जजेस के अपॉइंट करना में खास करके एडॉक जजेस और दूमी से कॉन्ट्रैक्ट जजेस और सही में सिना चे मजनी गप और इंपॉर्टेंट गप के रिटायरमेंट चे रन पदा ये जजेस जरा से ट्राइब्यूनल से डिफरेंट जागे नास्ते अपॉइंट कनक भी थी इसी बाबत कानून और आहीन में मारा चे गुशिती और मारा चे सरपदीदा हम ही चीज़ें बारो मर्ची में डिस्कशन करने और अति चारों का ना सरपदी हम दई ये वादा मैगमा हमें टॉपिक्स रा गप कनक वास्ता या का एक्सपर्ट एडवोकेट गुलाम असगर पठान साहब के जॉइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार है आई गप त्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज बड़े सेंसिटिव इशू पे हम बात कर रहे हैं और काफ़ी आपकी रिसर्च इस पे बहुत ज़्यादा है, तो एडहॉक जजेस के बारे में आप क्या समझते हैं, किसे कहा जाता है और कानून और आहीन की नज़र में एडहॉक जजेस किसे कहते हैं हम? देखें, एडहॉक जजेस जो हैं वो एक मुकर्ररा वक्त के लिए मोस्टली जो है रिटायर्ड जजेस को दोबारा रीअपॉइंटमेंट के सिलसिले में ये टर्म होती है और इसमें जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल हमारे पास है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस जो हैं एडहॉक बेसिस पे अपॉइंट किए गए ऑन द ग्राउंड्स पे जी, क्योंकि पेंडेंसी बहुत ज्यादा है लिहाजा हमें जजेस को एडहॉक उस पे लेने की जरूरत है एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए। ठीक, तो सर ये जो एडहॉक जजेस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हम देखते हैं लोअर जुडिशरी में, तो आप क्या समझते हैं कि ये बिल्कुल आहीन और कानून के मुताबिक हैं? देखिए, जो एडहॉक जजेस हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी प्रोविजन बिल्कुल मौजूद है जी, और उसी की बुनियाद पे जो है अपॉइंटमेंट ये की जाती है जी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद आपका सवाल इस हवाले से है कि क्या बेहतर है कि एडहॉक जजेस जो है वो लिए जाएं या जो एक पर्टिकुलर फील्ड में से जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाए। बिल्कुल ठीक। तो सर ये अभी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जज और एडहॉक जज इनमें भी कोई फर्क है या ये भी सेम ही कैटेगरी आती है कि कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए या उनको एडहॉक लिया जाए? देखिए, एडहॉक जजेस की एक पर्टिकुलर टर्म है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताया जी कि एडहॉक जजेस की प्रोविजन मौजूद है, तो उसी प्रोविजन के तहत एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। जो कॉन्ट्रेक्चुअल है वो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, वो एक वो भी मुद्दत के लिए होता है, लेकिन वो एडहॉक नहीं होता है। वो होता है कि जहाँ पे आपको एक मुद्दत के लिए परमानेंट एक जज चाहिए, जिस तरह कोई आपके ट्रिब्यूनल्स हैं या स्पेशल कोई कोर्ट्स बनती हैं, तो वहां पे अगर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे कोई जज अपॉइंट होता है तो वो उसकी मिसाल के तौर पे जैसे अगर कोई आपकी रेगुलर जुडिशरी में से किसी स्पेशल जो है कोर्ट के अंदर जो जज अपॉइंट होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल उनका एक नोटिफिकेशन निकलता है कि 3 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एज ए जज फॉर XYZ स्पेशल कोर्ट जो है जज अपॉइंट किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है कि ये 3 साल तक वहाँ पे अपनी सर्विसेज सरंजाम देंगे और उसके बाद फिर वो वापस अपनी जगह वापस चले जाएंगे जी। अच्छा सर, ये आप क्या समझते हैं कि ये जो आईन और कानून सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजन में ये चीज़ साबित है या है उसमें कि एडहॉक जजेस के बारे में, तो ये ज़रूरी है कि कोई रिटायर्ड जज होगा उसको एडहॉक जज अपॉइंट किया जाएगा या किसी को भी जो है वो जज अपॉइंट कर सकते हैं? देखिए, 2 पैरेलल जो है, एक
मामलात जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। जी कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी रिटायर्ड जज को उठाएंगे तो उसके अपने पैरामीटर डिफाइन हैं, जी और अगर आप वकीलों में से किसी को वहां पे जज अपॉइंट करना चाहें तो उसके भी पैरामीटर्स जी डिफाइन हैं। ठीक तो दोनों चीजों के अपने पैरामीटर्स डिफाइंड हैं। जी। तो मतलब कि ये कर सकते हैं कि किसी रिटायर्ड जज को भी कर सकते हैं और उसके अलावा किसी भी वकीलों के अंदर से भी जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो जो कि उन तमाम चीज़ों पे पूरा उतरता हो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो सर ये आप क्या मतलब आपका व्यू इस बारे में क्या है कि रिटायर्ड जज इसके लिए बेहतर होंगे या एनर्जेटिक या नए जो आने वाले हैं उनको अगर अपॉइंट किया जाए तो वो बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे? देखिए, हो सकता है कि लोग ये समझें कि ये वकील हैं तो शायद इसीलिए वकीलों की फेवर की बात कर रहे हैं, जी लेकिन जो उसूली मौक़िफ़ है वो यही है कि जब आप वकील में से किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए किसी को एड हॉक मतलब एक जज अपॉइंट करेंगे, जी तो उसमें अगर उसका क्राइटेरिया वेल एस्टेब्लिश्ड है ठीक कि जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए अगर आपको कोर्ट के लिए जज चाहिए, जी और एक कोई वकील है जिसने 8 साल 10 साल जैसे मिसाल के तौर पर अगर टैक्सेशन की प्रैक्टिस की है, ठीक तो आपने उनको अगर टैक्सेशन के पर्पसेस के हवाले से जो है जज बनाना है, तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि वो वकील ज्यादा जो है बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू के जज जो कि या तो सिंपल जुडिशरी से आ रहे हों बैकग्राउंड पे, जी या उनका कोई ऐसा वास्ट एक्सपीरियंस इवन एज अ जज जो है उसमें ना रहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वकील जो है उसमें ज्यादा जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जी। तो सर आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है कि जो है वो सिर्फ रिटायर जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी ऐसे लोगों को लिया जा रहा है और जो बाकी एनर्जेटिक जो लोग मौजूद हैं जिनके पास नॉलेज है उनको अपॉइंट ना करने के पीछे की रीजंस आप क्या समझते हैं, क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें दो तीन मुख्तलिफ मसाइल हैं। जी एक तो अगर हम हकीकत पसंदाना बात करें, जी तो सबसे जो बड़ा मसला है मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल्स का जी इशू सबसे ज्यादा है। हम्म, कि बार काउंसिल्स में भी कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता जी जो कि एक डेवलप करवा सके इस आइडिया को कि कौन सा वकील किस फील्ड में महारत रखता है और उन्होंने उसके हवाले से क्या निज़ाम और एक जब्त बनाया है। जी बार काउंसिल्स अगर थोड़ा सा चाहें पहले अगर इस चीज़ पे तवज्जो दें कि वो रेगुलेट करें जो हमारे वकीलों की प्रैक्टिस है, तो जो मुख्तलिफ फील्ड्स में वकला अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, जी तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से बड़ी बेहतर तरीके से एक स्ट्रीमलाइन हो सकती है। बिल्कुल उसके बाद फिर लेजिस्लेचर को उस चीज़ पे जो है बावर करवाया जा सकता है जी कि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये वो वकला हैं जो कि इस चीज़ में एरिया ऑफ लॉ में जो है बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, महारत रख रहे हैं। बिल्कुल इस वक्त मसला ये है कि बार काउंसिल्स भी एक प्रॉपर जो है अपना फंक्शन अदा कर नहीं रही, और जो कानून साज असेंबलीज हैं जी वो इस वक्त आपके सामने ही माहौल है सारा। वो महज एक ऐसी कानून साजी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे उनके अपने मफादात सर्व हो, बजाय इसके कि इंस्टीट्यूशन को किस तरह बेहतर बनाया जा सके। जी। तो सर आप क्या समझते हैं कि जो आईनी कोर्ट्स बनाई जा रही हैं क्या इसमें भी जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक होंगे या जो जजेस हैं उनको बिल्कुल इसी तरह से अपॉइंट किया जाएगा जिस तरह से जो हमारी तरीके कार है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का? जी ये तो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स के जमरे में ही आएगा जी आज की तारीख में। ये एडहॉक मतलब एडहॉक तो वो तो डिपेंड करता है कि क्या अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन अगर परमानेंट जज कोई अपॉइंट हो रहा है तो वो तो जो है जिस तरह एक होता है कि 1 साल के लिए उनको एज एन एडहॉक ही देखा जाता है, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है सीट पे। जी ठीक। अच्छा सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट जज हैं क्या इनको भी एडहॉक करने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखने के बाद परमानेंट किया जा सकता है या नहीं, इनका टेन्योर जब पूरा होगा तो ख़त्म? देखें, ये तो कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विसेज होती हैं वो होती ही एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती हैं ठीक है कि जब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है जी वो अपने इख्तिताम की तरफ करीब आता है तो या तो उसको रिन्यू किया जाता है, अगर रिन्यू नहीं किया जाता जी तो उनको ज़ाहिर है वापस भेज दिया जाता है जहाँ से वो आए थे, या अगर उनको वो वकील थे तो वो वकालत में चले जाएंगे, और अगर जज थे किसी जो है प्रोविंशियल जुडिशरी से किसी स्पेशल कोर्ट में आए तो वो वापस अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। ठीक।
अच्छा सर, ये जो रिटायरमेंट के बाद ट्राइब्यूनल्स में, ये तो लॉ भी है, उनको बताया भी जाता है कि ट्राइब्यूनल्स में जो जजेस अपॉइंट किए जाएंगे उनका वो रिटायरमेंट जस्टिस हों या रिटायर्ड जजेस हों, तो आप क्या समझते हैं कि रिटायरमेंट, ज़ाहिर है एक एज होती है, ऐसी एज होती है जिसके बाद रिटायरमेंट के बाद रिटायर इसलिए किया जाता है कि वो बंदा जो अब रेस्ट करे, तो आप क्या समझते हैं ट्राइब्यूनल्स में भी जो रिटायर्ड जजेस को लाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल कानून और आइन के तहत बिल्कुल परफेक्ट है? देखिए, जो भी चीज मतलब परफॉर्म की जाती है, यकीनी तौर पे वो एक कानून की प्रोविजन के तहत ही की जाती है। ठीक है लेकिन ये बात करना कि जो प्रोविजन है जी। क्या वो अपना मकसद सफिशिएंटली जो है अचीव कर रही है या नहीं, ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर बात होगी जी एज कम्पेयर टू कि उनको कहीं किसी कानून के जरिए लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जब, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि जो लफ्ज है रिटायर, जी उसका खुद लिटरल मीनिंग भी यही है कि भाई आप जो है अब आप आराम करे जाते। ठीक तो जब एक जज रिटायर हो जाए फिर उसके बाद अगर उनको जो है दोबारा से उसी मुलाजमत में लाना, तो मैं समझता हूँ ये तो उसी बुनियादी चीजों की जो है खुला तजाद है कि जब हम बात करते हैं कि जो किसी दूसरे इदारे के रिटायर्ड आदमी को कहीं लगाना ठीक किसी दूसरे शख्स के साथ एक हकतलफी और नाइंसाफी के बराबर है। उसी तरह जो जजेस को रिटायर जजेस को कहीं पे अपॉइंट करना, अगर के ठीक है प्रोविजन बिल्कुल अपनी जगह होगी, लेकिन कानून साहब जो मुकर्रर है उसको ये समझने की जरूरत है कि या तो जो है हम उन्हीं से परफॉर्म करवाएं ठीक या जो है हम उसमें जो है नौजवान जो वकला हैं उनको अपॉर्चुनिटी दें ठीक ताकि वो उसमें बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस भी दिखा सकें, और उसके साथ साथ उस परफॉर्मेंस में ये भी जायजा लगाया जा सकता है कि इन फ्यूचर उनको जो है कहीं हायर जगहों पे प्रमोट किया जाए या ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। इधर महकमा हमरादारी कर गया गुलाम असगर पठान एडवोकेट कि ऐसे ज्वाइंट सेक्रेटरी सिंध हाई कोर्ट बार है शी रिसर्च इस तरह ज्यादा ही मां गप त्रान कन गए थे कि एडहॉक जजेस, कॉन्ट्रैक्ट जजेस और दूनी रिटायरमेंट चेरन ट्रिब्यूनल ने तहा कि जजेस अपॉइंट कनक बनते आई बाबता भी कानून और आइन था प्रोविजन व हमेशा क्या कम से कम अस्ती रिटायर्ड जज भी बीती नहीं आई रस्ते ट्रिब्यूनल तहा अपॉइंट कनक बीती भले रिटायरमेंट मतलब चाहिए, रिटायर मतलब तो हमशी के आराम कनक के ए एज तहा के मर्दम का रिटायर बीती हर कार्य चे भले पदा आए ना री अपॉइंटमेंट कनक गुड़ा इसी वास्ता प्रोविजन अगर मौजूद प्रोविजन चे घुषित थे हमशी तरह देमतराम गप करनी तजीरी एक ब्रेक है, ब्रेक आज पश्चिम दिमाग आई ब्रेकच पश्चिमारा वशत कनी मगब कन गए थे कि कानून और आइन था अस्ति जो प्रोविजन मौजूद है एडहॉक जज बारवा, कॉन्ट्रैक्ट जज या रिटायरमेंट एंड री अपॉइंटमेंट जो जजेस आनी बीते हमशी बारवा गप कन गए थे कि कानून और आइन इसी बाबता चे हुई थी, इसी प्रोविजन इसी बाबता हमारा चे आलना कि मैं मालूम कर इसी बाबता मैं सरपदी जाए कि मालूम कंगा ना कि एडहॉक जजेस चिया, कॉन्ट्रैक्ट जजेस चाहिए और रिटायरमेंट अच्छे रन के री अपॉइंट करना बनती आ जजेस को जामा गुशंती वादा महकमा हमरादारी करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद खान कासी साहब आई वो गप्तरान करें आई बाबता चेवशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं इसके बारे में कानून और आइन में जो प्रोविजन है उसको थोड़ा सा आप हमें डिफाइन करें कि ये बिल्कुल कानून और आइन के प्रोविजन के मुताबिक है। देखिए, दो अलग किस्म की चीजें होती हैं जी। जो एडहॉक जजेस का सुपीरियर जुडिशरी में जो कॉन्सेप्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो 1 साल के एडहॉक पे लेते हैं जी। और फिर एफिशिएंसी बेस्ड उनका इवैल्यूएशन होता है जी। और अगर उनको कंफर्मेशन देनी होती है तो वो साल बाद वो फिर कंफर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है। तो एक तो ये एडहॉक जजेस का कॉन्सेप्ट है हाई जुडिशरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। एक जो मामला है जजेस का वो ये है जो रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं दोबारा से जी। वो उसकी कोई बैकिंग एज सच मैं नहीं समझता कि है कॉन्स्टिट्यूशन में। बस वो नजरिया जरूरत कभी कैसे वो चलना होता है। इन प्रिंसिपल तो मैं डिसएग्री करता हूँ इस कॉन्सेप्ट से, जहां आप रिटायर्ड पर्सन को, रिटायर्ड जज साहब को आप खास तौर पे लोअर जुडिशरी में आप दोबारा उनको जो है वो एक्सटेंशन दे देते हैं बाय वे ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, और फिर आप किसी भी ट्राइब्यूनल और किसी भी फोरम का उनको आप 2 साल का 3 साल का मजीद मैंडेट दे देते हैं। उससे मसला ये नहीं है, मसला ये हो जाता है
कि जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसीज होती हैं, जो लैडर पे सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से जो चल रहे होते हैं, उनकी हक तलफी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ख्याल से हमारे किसी भी हमसाया मुल्क में या किसी भी मुल्क में नहीं सराहा जाता, बस यहाँ पे इन्वोग होता जा रहा है। और ये मेरिट्स के लिए, जाहिर है जूनियर्स के लिए जो अदरवाइज मेहनत करते हैं और जिंदगी देते हैं, उनके लिए तो जी कानून का प्रोविजन भी है ना कि ट्राइब्यूनल्स में जो जो जज अपॉइंट किए जाएंगे वो रिटायर्ड जस्टिस या रिटायर्ड जज ही होगा। जी, वो तो बाय लॉ है। और समवन हैविंग इक्वल स्टैंडिंग और प्रैक्टिस, तो वो अगर मेरे ख्याल से इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए, जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारी कानून साज हैं, उनको ये चीज देखनी चाहिए कि आपको बार से भी लोग लेने चाहिए, आपको वकला में से भी लेने चाहिए, या फिर आपको जूनियर जजेस में से भी लेने चाहिए। तो वो अपनी जो भी लैडर होती है उस पर सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से वो भी पहुंच सकते हैं, उनको लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप रिटायर्ड लोगों को लें। रिटायर्ड लोग बुरे नहीं होते, उनका एक्सपीरियंस होता है, अच्छा होता है उनका, मगर ये है कि अगर आप बैलेंस नहीं रख पाएंगे तो फिर जो मैं जैसे कहा था लीगल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसीज होती है लोगों की, वो मारी जाती हैं। फिर वो डिपार्टमेंटल एनार्की की तरफ चली जाएगी कि भाई पता नहीं मैं कभी बनूंगा भी नहीं बनूंगा, मेहनत कर रहा हूँ, कुछ सिला मिलेगा भी नहीं मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। जी अच्छा सर, ये जो हायर जुडिशरी में जो जजेस कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं, क्या उनका भी प्रोविजन हमारे कानून में है? नहीं, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है किसी कानून में कि हायर जुडिशरी के किसी जज को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अलबत्ता, या जैसे मैंने कहा कि एडहॉक जज की वहाँ पे कोई पुरानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिस तरह की स्कीम थी, उसमें ये था कि वो 17 सीटें जो है उनमें एक एडहॉक जज साथ रखते थे। तो सर जब एडहॉक जज ले लेते हैं तो क्या उनको टेन्योर के बाद कंफर्म किया जाता है, या सिर्फ वो टेन्योर खत्म जितने टेन्योर के लिए लिया जाता है उसके बाद जो है वो उनको दोबारा परमानेंट भी किया जाता है? नहीं, परमानेंट नहीं हो सकते ना, वो तो रिटायर तो हो गए, सुपरएनुएशन हो गई उनकी। अब वो जो एक्सटेंशन है दैट इज ओनली बाय फिक्शन ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट और बाय फिक्शन ऑफ सम लॉ। द सर्विसेज आर नो लॉन्गर देयर बट देयर इज अ फिक्शन क्रिएटेड, और उस फिक्शन के तहत वो मजीद साल या 3 साल या 2 साल जो भी पीरियड होता है उसके तहत वो गुजरती है। सनसेट अपॉइंटमेंट होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही खत्म हो जाती है। तो सर अगर हाई कोर्ट में कोई जज अगर अपॉइंट किया जाता है एज अ एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट जज, उसको कंफर्म भी नहीं किया जा सकता, तो क्या ऐसे जज मौजूद हैं? नहीं, आप हाई कोर्ट के जजेस को कॉन्ट्रैक्ट जज नहीं कह सकते। वो जैसा मैंने कहा कि पहले एडहॉक ही लेते हैं। एडहॉक जज का एक, आप उसको प्रोबेशन ही समझ लें, 1 साल का एक प्रोबेशन होता है। साल बाद उनकी जो है वो कमीशन बैठता है, उनकी एफिशिएंसी पे इवेलुएट करते हैं कि उन जज साहब ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको कंफर्म करते हैं। बट उनकी एज जो है एट द टाइम ऑफ हिज एलिवेशन, वो जाहिर रिटायरमेंट एज से पहले की होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद वो एडहॉक के लिए सर ये प्रोविजन मौजूद है कि उनको ही हायर जुडिशरी में रिटायर्ड जज के लिए प्रोविजन मौजूद है कि उनको ही एडहॉक जज लिया जाएगा, या बाकी जो वकला में से या कोई भी ऐसा मौजूद है उसको भी एडहॉक लिया जा सकता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटायरमेंट एज क्रॉस करने के बाद नहीं ले सकते आप हायर जुडिशरी में किसी को, क्या मतलब हाई कोर्ट में जी नहीं। तो अगर सवाल ये था सर कि हायर जुडिशरी में रिटायर्ड जज के लिए सिर्फ प्रोविजन मौजूद है कि उनको ही आप जो है एडहॉक लेंगे, या वकला में से या कोई और जज होगा उसको भी आप जो है वो एडहॉक ले सकते हैं? लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लिए हो चाहे हाई कोर्ट के लिए हो, कि या तो वो यानी अगर हम इधर की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, तो या तो वो एक पीरियड का स्टैंडिंग वाला बार का रेप्यूटेड वकील होगा, या फिर वो जुडिशरी से होगा जो लोअर जुडिशरी से एलिवेट होके ऊपर आ रहे हैं। इनमें से एलिवेशंस होगी हाई कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रोविजन मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जहां डायरेक्ट कम से कम 15 साल की स्टैंडिंग जिस वकील साहब की होगी सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी एलिवेट किया जा सकता है डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एज जज, बिसाइड जो एलिवेशन यहाँ से होगी जो प्रोविंशियल बेंचेस से होती है। तो सर ये चीज़ फिर लोअर जुडिशरी के लिए मतलब प्रोविजन नहीं है कि लोअर जुडिशरी में सिर्फ ट्राइब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जजेस ही
को लिया जाएगा? रिटायरमेंट के मीनिंग्स ही खुद होते हैं कि अब रिटायर्ड है। देखिए, वो कुछ स्पेशल लॉज है, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स जो बने हैं, स्पेशल लॉज के तहत बने हैं, जैसे आपके कस्टम्स के ट्राइब्यूनल्स हो जाते हैं, ये सर्विसेज ट्राइब्यूनल्स हो जाते हैं, इस तरह के कुछ फोरम्स अंडर स्पेशल लॉज हैं। उनमें ये लिखा हुआ है कि उनमें ये है प्रोवाइडेड है कि आप जिन साहब को जज बना रहे हैं तो वो या तो उतनी स्टैंडिंग का हो या फिर हाई कोर्ट में कोई रिटायर्ड जज हो। तो ये उन स्पेशल लॉज में है, बाकी जनरली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है इसकी बेंच पे एलिवेशन की। तो सर आप क्या समझते हैं कि ये स्पेशल जज के लिए वही बात आ जाती है कि जो रिटायर्ड जज होगा तो उनके लिए ज़रूरी है, तो इट मीन्स कि वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर अगर बाकी के लोग हैं तो उनके लिए गुंजाइश कहाँ रह जाती है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं हर फोरम पे ये आवाज उठाता हूँ कि अच्छे जजेस हैं, अच्छे हैं, हमें अच्छे लगते हैं, उनके तजर्बे से हमें मुस्तफीद होना चाहिए, बट देयर आर सम मेनी अदर एवेन्यूज जो हम उनके साथ डिस्कवर कर सकते हैं लॉ लीगल उसमें फील्ड में। मगर ये जो है कि अगर आप ऐसी कानून साजी करें, तरीकाकार और एलिवेशन या अपॉइंटमेंट्स ऐसी करें कि जहाँ डायरेक्ट एक तो बार की तरफ से सीनियर वकला जो कि रिटायरमेंट एज के अंदर हो, और या फिर आप लोअर जुडिशरी से ऐसा ना वेट न करें कि वो वहां से डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर होगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे दूसरी जगह उसको लगा देंगे। इससे बेहतर है कि आप ऐसी मैकेनिज्म रखें कि जो अपना टेन्योर गुजार रहा है वही बंदा जो है वो वहां पे भी बाय वे ऑफ ट्रांसफर, बाय वे ऑफ स्पेशल अपॉइंटमेंट वहां पे अपनी जो है वो सर्विसेज परफॉर्म करे, और रिवर्ट हो या तो पेरेंट डिपार्टमेंट ही या वहीं से रिटायर फिर हो जाए। बिल्कुल। तो सर अभी जो ये आईनी अदालतें बनाई जा रही हैं अमेंडमेंट के बाद, तो आप क्या समझते हैं यहाँ भी एडहॉक जजेस ही रखे जाएंगे या इन्हीं जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, उनको ही अपॉइंट किया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उसमें एडहॉक का कोई वो है। तो अपॉइंटमेंट्स होंगी, जाहिर है, मैंने आपको बताया 2 तरीके की अपॉइंटमेंट्स होती है सुप्रीम कोर्ट में। एक डायरेक्ट हो सकती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम सीनियर लॉयर्स, और एक हो सकती है जो लोअर प्रोविंशियल बेंचेस के जो जज साहिबान हैं उनमें से हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। दमाग मामलादारी कर गया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एमल खान कासी साहब के इशियाबाद जवानी गप जद पूरा प्रोविजन में दिमा आरती के डॉग जजेस जो जीरक बयान थी आई प्रोविजन कानून तहा चाहिए, आइन तहा चाहिए, और इशिया जी पद अगर मैं गप को देमा कि डॉग का कॉन्ट्रैक्ट जजेस जीरक बयान कॉन्ट्रैक्ट बारे आई अमीगो के कॉन्ट्रैक्ट जजा नहीं तो हायर फोरम सर जीरक नबी बोले लोअर जुडिशरी हर कसे स्पेशल लॉज मौजूद आई वती लॉ गोशंती के जज का अपॉइंट करें भी के अलग अलग मैकरा जो ट्रिब्यूनल्स मौजूद आ ट्रिब्यूनल तहा के उदे लॉज मौजूद रिटायरमेंट रन जजानी दोबारा अपॉइंट कनक ये भी अस्ते कानून तहा अस्ते भले अमा कानून के स्पेशल लॉज हाँ हमूदे वास्ते सिर्फ अपॉइंट कनक बयान थी। हम शीसरंगा दिमतरम गप करनी तजीर एक ब्रेक है, ब्रेक अच पतकाई ब्रेकाची पश्चिमारा वशत कनी म गप कन गए थे अंचू के एडॉक जजेस आणि बाबता चाहिए कि गस्तगी वक्ता बाज म गप को के अमेंडमेंट के बीता अमेंडमेंट तासने च मजने इशू अमी बीता के जो जुडिशियल सिस्टम है जुडिशरी या जजेस आणि अपॉइंटमेंट है आइसरा हम गप त्रान कनक बीता भले नी म गप त्रान कनी कि एडॉक जजेस के अपॉइंट कनक बयान थी इशिया जी पद से कॉन्ट्रैक्ट जजेस लोअर जुडिशरी तहा और इशिया जी पद अस्ति मगेंदी के रिटायरमेंट अचन जजना रीअपॉइंट कनक बीते शी बाबता कानून और आइन ता प्रोविजन चे में एकरा मौजूद है। हम शीसरा में एकरा एक एक्सपर्ट है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालम सलाम अंसारी साहब या एकरा गप्तान कने जस्पोर्स कने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि कानून और आइन के अंदर क्या प्रोविजन मौजूद है कि किसी को एडहॉक जज या उसको कॉन्ट्रैक्ट जज जो है अपॉइंट किया जाता है? देखें, जहाँ तक एडहॉक जज की बात है वो तो एक डिफरेंट मामला है जी। वो ये है कि जजेस की जो भी तादाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कानून के तहत तय है, अगर काम की ज्यादती हो तो उसको खत्म करने के लिए मुकदमात को निपटाने के लिए एडहॉक जज अपॉइंट किया जाए। ठीक है, ये तो आईनी और कानूनी पोजीशन होगी एडहॉक। जो आपका सवाल है जिस बात पे आप आना चाह रहे हैं वो तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जजेस होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट जजेस जो हैं अमूमन रिटायर्ड जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके लिए आपका कहना है कि क्या ये ठीक है या नहीं,
तो इसके लिए जो पाकिस्तान में जुडिशियल पॉलिसी अभी तक इम्पोज है उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि रिटायर्ड जजों को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में रिटायरमेंट के बाद दोबारा री एम्प्लॉयमेंट नहीं की जाएगी। उसकी जो है ये मसलसल खिलाफवर्जी हो रही है जब से ये जुडिशियल पॉलिसी है। तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट जज लिए जाते हैं लोअर जुडिशरी में, या ये बिल्कुल ठीक है, मतलब जो रिटायर्ड जज ही होना चाहिए लाजमी है उसका? देखिए कॉन्ट्रैक्ट जज नहीं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जजेस जैसे कि ट्राइब्यूनल्स हैं, ये बोर्ड ऑफ ये FBI के या कोई, और उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो रिटायर्ड जज होंगे, बल्कि बाद कवानीन में लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि वो जज रहा हो या जज रहने की रखता हो, लेकिन बात ये है कि वो जज हो जहाँ ये लिखा हुआ है या रहा हो, मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जज, तो उसमें ये रिटायर्ड जजों को अपॉइंट कर देते हैं। जबकि ये सराहन अगर ऐसा लिखा हुआ भी है तो हाजिर सर्विस जजों को वहाँ अपॉइंट करना है। उसकी एक वजह, एक तो रिटायर्ड जज का अपॉइंट होना वो जुडिशियल पॉलिसी के खिलाफ है, दूसरा इसकी कई कबाहतें, और वो कबाहतें ये हैं कि एक आदमी रिटायर होके पेंशन भी ले रहा है, वहाँ भी जज कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ भी तनख्वाह ले रहा है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, उसने हाजिर सर्विस जजों की अपॉइंटमेंट को रोका हुआ, यानी अगर उसको अपॉइंट कर रहे हैं रिटायर्ड जज को, तो अगर वो अपॉइंट ना होता तो उसकी जगह एक और असाइनमेंट खाली हो जाती, नए लोगों को, प्रमोट होने वालों को, जूनियर जजों को। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी रिटायर क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है एज की वजह से, या जिस्मानी तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी उसके सेल कमजोर हो जाते हैं और उसको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, तो इस वजह से उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो सर ठीक है तो फिर भी ये जो रिटायरमेंट के बाद ये जुडिशियल पॉलिसी के भी आप कह रहे हैं कि अगेंस्ट है कि अगर फिर भी अपॉइंट किया जा रहा है और ऐसा कोई प्रोविजन भी मौजूद नहीं है, तो इसके बावजूद ये ट्राइब्यूनल्स में जो जज बैठे हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, या बाकी भी हम देखें कि जुडिशरी की बाकी इदारे जो लोअर जुडिशरी है वहाँ भी अपॉइंट किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये फिर किस तरह से हम इनको देखेंगे कि बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं? देखें, बात यह है कि कानून आइन को तो छोड़े, या उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को, बेशक वो रिटायर हो जाएं, जब तक उनको जो है ना ताहयात एक नौकरी पे रखना है ताकि वो सरकारी बेनिफिट से लुत्फानंदोज होते। पाकिस्तान में इसीलिए नौकरी लेने का रुझान ज्यादा है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कम है कि नौकरी में ना एक तो उन्हें मराहत मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, और ऊपर से मैं कहना नहीं चाहता ये जो रिश्वत के नाम पे पैसे लेते हैं इनको एक इजाफी आमदन हो जाती है। अगर कोई कहे कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है या बाकी महकमों में करप्शन नहीं है तो वो गलत कह रहा है। दूसरी बात यह है कि वो लोगों के रास्ते रोक रहा है रिटायर्ड का काम, नए आने वालों को, नौजवानों के। तीसरी बात यह है कि मेरी तजवीज़ तो यह है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट जज जो हाजिर सर्विस हैं उन्हीं से इन ट्रिब्यूनल स्पेशल कोर्ट के जज लें, या जहाँ लिखा हुआ है वहाँ वकला से भी, और खास तौर पे वो वकला जिनको आप कभी हाई कोर्ट का जज बनाना चाहें, ताकि वो 1, 2, 3 साल जो अपनी कारकर्दगी इन ट्रिब्यूनल्स और इन स्पेशल कोर्टों में दिखाएंगे तो उनकी उस कारकर्दगी की बुनियाद पे आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि किन जजेस को हम जो है ना वकील से हाई कोर्ट के जज बनाएं। एक दूसरा, डिस्ट्रिक्ट जज भी वो बनेंगे या उन बनाते हुए रखा जाए जिन लोगों को आप हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, उनकी कारकर्दगी चेक करने के लिए जब आप उनको स्पेशल कोर्टों में भेजते हैं और ट्रिब्यूनल्स में भेजते हैं जिनकी अपीलें आती हैं, वो भी टेस्ट हो जाए। बिल्कुल, खासतौर पे वकला टेस्ट हो जाए। सर ये जो हायर जुडिशरी में जो एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं तो इनको दोबारा लाजमी के परमानेंट किया जाता है या टाइम पीरियड के लिए इनको किया जाता है उसके बाद खत्म? ऐसा होता है कि जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर और उसके बाद जगहें हैं सुप्रीम कोर्ट में जैसे 17, लेकिन काम उन्होंने कहा ज्यादा, तो उन्होंने 2, 3, 4 जजों को एक मखसूस पीरियड के लिए एडहॉक जज बना दिया। ठीक है ना, वो मुस्तकिल जज नहीं रहते, रिटायर्ड जज होते और वो काम करते हैं। और पर्पज उसका ये होता है कि जो बैकलॉग है या केसों का जो दबाव है या ज्यादती है उसको कम करें।
तो सर उसके लिए जज का रिटायरमेंट होना ज़रूरी है जो एडहॉक जज के लिए लिया जाएगा, या वकला में से भी किसी को, जैसे आपने कहा कि बाकी चीज़ों में भी लिया जा सकता है, तो वकला के लिए भी प्रोविज़न है या सिर्फ और सिर्फ उसका रिटायर जज होना ही? सर एडहॉक जज, देखिए मेरी बात, एडहॉक जज के लिए ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सलाहियत आइन में जो एडहॉक जज जो हाई कोर्ट में अगर आप अपॉइंट करेंगे तो वो भी वही है जो हाई कोर्ट का जज बनने की वो रखता हो चाहिए। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जज एक वकील को भी बनाया जा सकता है, आइन में इसकी गुंजाइश है कि उसके इतने साल की प्रैक्टिस हो, उसको भी हाई कोर्ट का डायरेक्ट जज बनाया जा सकता है वकील। पाकिस्तान में शायद ऐसा रिवाज नहीं है। एक मंजूर कादिर साहब जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, लेकिन उसके पीछे भी बदनीयत थी। अगर आप हामिद खान साहब की किताब पढ़ें, उसमें उन्होंने लिखा था उनको इसलिए बनाया गया था कि वेस्ट पाकिस्तान के जस्टिस शब्बीर को सुप्रीम कोर्ट ले जाना नहीं चाहते थे। जब तक वो रिटायर नहीं हुए उस वक्त तक मंजूर कादिर सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। जिस दिन वो रिटायर हुए उसके बाद मंजूर कादिर ने वापस आके प्रैक्टिस की। लेकिन सर ट्रिब्यूनल जो बनाए जाते हैं उन ट्रिब्यूनल के अपने स्पेशल जो लॉज हैं उसमें भी तो यही प्रोविजन मौजूद होता है कि कम से कम रिटायर जज होना चाहिए। उसमें वकील के बारे में या किसी को भी आप उठा के नहीं बना सकते, क्या ऐसा प्रोविजन नहीं है? ट्रिब्यूनल जो होते हैं जैसे FBI के ट्रिब्यूनल है, कस्टम ट्रिब्यूनल है और IP ट्रिब्यूनल है या एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल है, उसमें वकील भी मेंबर और चेयरमैन बनते हैं यानी जज बनते हैं। हाँ, 5 जगह पे लिखा हुआ है कि वो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो वो लगाया जा सकता है। उस आड़ में रिटायर्ड जज वहां लगाए जा सकते हैं, लेकिन कोई लाजमी बात नहीं है कि रिटायर्ड जज लगाया जाएगा, बल्कि रिटायर्ड जज लगाना ज्यादती है नीचे वाले लोगों की तरक्कियों को रोकने के लिए और जूनियर जजों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। इस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जिस तरह इस वक्त आपने 5 साल बढ़ा दिए आर्मी से, ठीक है, 5 साल के, इससे क्या होगा कि नीचे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी क्योंकि वो नहीं बन सकेंगे। अब जो बनेगा फुल जनरल वो शख्स बनेगा जो इस समय जनरल होगा और लेफ्टिनेंट जनरल होगा, उसके यानी एक जूनियर लाट। उसका भी क्या तरीकेकार था? जियाउल हक के दौर में उन्होंने एक 4 स्टार जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे रखा जो जनरल सवार थे, जनरल के इमारत थे, फिर उसके बाद आखिरी जनरल सलम्बे। उससे ये हुआ कि जो 4 स्टार जनरल की एक गुंजाइश थी तो नीचे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनकी प्रमोशन के दरवाजे उसी तरह एज ए फुल स्टार जनरल खुले हुए थे और उसमें कोई रुकावट जी अभी भी ये कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया, हर चीज़ से आगाही दी हमें कानून के बारे में। द महकमा अमरादारी के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सालम सलाम अंसारी के कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट ये महकमा डिफाइंड को के प्रोविजन चाहिए थी अंचुके जुडिशियल पॉलिसी अस्ती जजानी बाबता आई तहा के प्रोविजन हमें मौजूद नहीं कि रिटायर जज बारवर नहीं बलेशिया जी पद हम के लोअर जुडिशरी तहा के रिटायर जज अपॉइंटमेंट कनक बयान थी शी बाबता चीव थी और कॉन्ट्रैक्ट जज के जीरक बयान थी आई पुछते वजह चाहिए और रीजन्स चाहिए कानून तहाशी प्रोविजन चाहिए गुशी थे आइन तहाशी प्रोविजन चाहिए अंगा देम तरह गप कनी इवादा महकमा अमरादारी कर गई राशिद मुस्तफ़ा सोलंगी के एडवोकेट और दूमी हस्ती के एर वत यक जज बिता एंटी टेररिज्म कोर्ट हमशीमा गप्तरान करी। अस्सलाम वालेकुम सर। फाइन सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर आज हम बड़े एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो एडहॉक जजेस होते हैं हायर जुडिशरी में और जो कॉन्ट्रैक्ट जजेस होते हैं लोअर जुडिशरी में, आप इसको ज़रा कानून की नज़र में ज़रा डिफाइन करेंगे क्योंकि आप खुद भी जज रह चुके हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट के, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा इसका प्रोविजन हमें बताएं कानून और आइन की नज़र में। सर जो सेंसिटिव टॉपिक आपने छेड़ा है और सेंसिटिव लोगों से आप बात कर रही हैं, ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट। एनीवे, आई हैव बीन एक्चुअली जज ATC for 5 years on contract basis. So maybe my opinion may be a little prejudiced to that extent. क्योंकि मैं खुद भेज रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। एनीवे, लेकिन जो आपका सवाल है कॉन्ट्रैक्ट एंड एडहॉक जजेस के लिए, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कानून में मुख्तलिफ कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है, इजाज़त दी है, परमिसेबल है और उसी हवाले से ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एडहॉक जजेस अपॉइंट होते हैं। दे आर नॉट इलीगल, दे आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, उसके असरात क्या हैं, दैट इज अनदर टॉपिक, दैट इज अनदर मौजू।
लेकिन ये सारी अपॉइंटमेंट जो है ये कानून के दायरे के अंदर ही है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज प्रिविलेज। ओके, बट सर जो लोअर जुडिशरी में कॉन्ट्रैक्ट जजेस होते हैं, क्या वो भी, उनका भी प्रोविजन हमारे आइन और कानून में मौजूद है? अगर एटीसी के हम जजेस को देखेंगे, देयर इज द प्रोविजन, लेट में अगर हम देखेंगे देयर इज प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट, और अदर बैंकिंग कोर्ट में अगर जाएंगे हम और अदर कोर्ट, लोअर कोर्ट में जाएंगे तो वी हैव दैट ऑप्शन एंड प्रोविजन अवेलेबल इन द लॉ फॉर अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन। कोई भी अपॉइंटमेंट जो है लोअर जुडिशरी, अपर जुडिशरी जो कॉन्ट्रैक्ट है या एडॉकिज्म करे, that is not like illegal, that is not like unconstitutional, everything is provided into the law. जी, ओके, बट सर ये जो रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, इसका प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून और आइन में मौजूद है? या एग्जैक्टली, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो इट इज आर्टिकल 181 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडॉक जजेस की अपॉइंटमेंट है। तो हाउ दीज आर अपॉइंटेड, उसका रूल्स लिखे हुए हैं, उसका प्रोसीजर लिखा हुआ है। So that is also into the constitution, into the law for appointment of the retired judges. हाँ, उसके असरात क्या हैं, that is another topic. Yes. उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि that should be done or not. But हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून में ये चीजें मौजूद। जी, तो सर यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि रिटायर का मतलब ही यही होता है कि रिटायरमेंट मतलब रेस्ट करना, तो उसके बाद उनकी दोबारा रीअपॉइंटमेंट, तो आप क्या समझते हैं कि उसके असरात क्या हैं जुडिशरी के लिए? लेकिन इस मौजू पर अगर हम बात करेंगे तो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू द जुडिशरी, इट शुड बी डिस्कस जनरली। ये आर्मी पर्सनल के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, सर्विस लॉ में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है। हमारे आर्मी के पर्सनल जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आते हैं, दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, इट्स नॉट ओनली फॉर द जुडिशरी के उनके रिटायर्ड जजेस को हम अपॉइंट करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन या कानून इजाजत देता है। इट्स फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल द डिपार्टमेंट, फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ इसमें होता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, बाहर भी होता है। अगर हम बाहर की जुडिशरी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए, देयर इज नो रिटायरिंग एज, उस पर कोई एज रिटायरमेंट की नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स व्हेन वी सी अ जज और अ ब्यूरोक्रेट और आर्मी पर्सन, वो जो 60 ईयर्स पर होता है, सुपरनेशन की एज पर पहुंच जाए, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, ही बिकम्स मोर मैच्योर, he becomes like an asset। तो उसको ऐसे रिटायर कर देना और घर पे बिठा देना ये भी मुनासिब नहीं है। अगर ही इज विलिंग, ठीक है, और अपॉइंटमेंट अगर आपकी बदनसीब नहीं है, पार्टी बेसिस पर नहीं है, पार्टी स्पेसिफिक नहीं है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं है, ये मुल्क की या डिपार्टमेंट की खिदमत के लिए है, तो दैट इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बट उस पर हमें देखना पड़ता है कि व्हाट इज हमारा इंटेंशन क्या है उस अपॉइंटमेंट में। बट सर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो प्रोविजन दिया गया है डॉग जज के लिए, तो उसमें रिटायर्ड जज को भी आप ले सकते हैं डॉग जज, उसके बाद वकीलों को भी जो कि इस काबिल हो, जो कि बन सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए तो उसको भी ले सकते हैं। क्या दूसरे प्रोविजन पे भी गौर किया जाता है? हाँ, देखिए, अगर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट है, जिसे हम एलिवेशन कहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट है जजेस की, तो उसके लिए तो प्रोविजन क्लियर कट एग्जिस्ट की है, उसके मेंबर्स होते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, नाम रिकमेंड होता है, हु कैन रिकमेंड द नाम, हु कैन प्रपोज द नेम, फिर उस पर चेकिंग होती है। तो वहाँ पर तो हमारी एक ट्रांसपेरेंट क्लियर कट पॉलिसीज एंड रूल्स हैं। एज पर अदर डिपार्टमेंट आर कंसर्न, उस पर भी रूल होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल नादरा का चेयरमैन आपने लेना है, नेट का चेयरमैन आपने लेना है, एंड इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन आपने लेना है, मेनी अदर डिपार्टमेंट जहाँ पर ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो देयर शुड आल्सो बी सम प्रोविजन लाइक दिस। और किन किन डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है प्रोविजन ऑफ दैट ट्रांसफर एंड इट्स सिंपली प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, तो वहाँ पर भी होना चाहिए, सो दैट मेरिट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। देखिए बलोच साहब, मेरिट जो चीज होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट वर्ल्ड। एक मिसाल देते हैं, particularly USSR की, how USSR one of the biggest powers it went into disintegration was because there was no merit based appointment। तो जब merit based appointment नहीं होती तो वो बंदा जो है वो डिपार्टमेंट को नुकसान ही देगा।
फायदा नहीं दे सकता। ठीक। और लोग होते हैं वो उस बंदे के नीचे जो अनमेरिटेड है, जो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उसके नीचे काम करना फिर पसंद नहीं करते, या काम करते हैं वो तो वो जो मेरिट पर नहीं है और किसी जज पर फेवरेटिज्म बनाया हुआ है। लेकिन सर जो रिटायर्ड जजेस वाला प्रोविजन तो याद है, लेकिन जो दूसरा प्रोविजन है कि वकला में से भी अगर कोई हो तो ये नहीं है कि उनको अगर लिया जाए, ऐसे एनर्जेटिक ऐसे लोग भी हैं कि उनको भी अगर तरजीह दी जाए, तो आप नहीं समझते कुछ बेहतरी के इम्कानात होंगे? I couldn't get it. जी ठीक। I couldn't get it. Can you repeat, Baloch Sharma? जी ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दमाग मामलादारी कर गया एडवोकेट अस्ते राशिद मुस्तफ़ा सोलंगी के ये वक्त अस्ते एक जज भी था और ये बात होती व्यूज़ दाता पॉइंट आउट को दी कि हर चीज़ी के कनक भी कानून था अस्ते आइन और कानून मुताबिक कनक भी थे, बल्कि कानून चे हट के करंग न भी दीर करंग न भी भले पदा भी मां गेंदे के एडहॉक जजेस वा अपॉइंट करंग में थे, भले प्रोविजन है दो दायक भी आ दो प्रोविजन अमल कनक बयान थे। दूमी अस्ते कॉन्ट्रैक्ट जजेस बाबत हमशी के मां डिस्कशन को बाजी नगो कि बिल्कुल ठीक है कि लोअर जुडिशरी तहा कि कॉन्ट्रैक्ट जज अपॉइंट करंग बयान थे, आई बाबत चे लिखता जुडिशल पॉलिसी तहा अस्ते कॉन्स्टिट्यूशन तहा और दूमी अस्ते कानून था अशी बाबत चे लिखता चे कि हर जगह स्पेशल लॉज आ लॉज ट्रिब्यूनल्स आणि बारवा चे गुशन थे, दूमी कोर्ट्स आणि बारवा चे गुशन थे। पदा इशा पद के रिटायर्ड जज आणि असते री अपॉइंटमेंट इशा अपॉइंट करना भी थे, खास करके ट्रिब्यूनल्स या के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इशा एडहॉक जज तौर पे जीरक भी थे, हमारे रिटायर्ड जज बहन थे आइन एडहॉक जीरक भी अंचो के दुरुस्ता वती व्यूज दाता दुरुस्ता गप्तरान को कि बिल्कुल कानून और आइन तहत द्रो कारकनक बयान थे। भले पदा भी मां गोशी के बेहतरी कारक वास्ता अगर कारकनक बयान थे तो वह बात शर्रे गप्पे जवानी गप्पे भले अगर इशिया चेश सोसाइटी तास्ते इंसाफ न रसी मालूम कर के इंसाफ न रसी गुड़ बेहतरी कुजा मारा गिंदक कहते सोसाइटी कुजाम नेमगारा होते कॉन्स्टिट्यूशन तहा दुरुस्ती कानून मौजूदा आइन तहा दुरुस्ती चीज़ मौजूदा पदा भी अस्ती इम्प्लीमेंटेशन आवड़ा नबे गई पर्चा नबे गई दुरुस्ती चीज़ें तरह मगबतरन को नहीं भी दिए मन ज़ैनब बलूच इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।